मेरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास यूपी बोर्ड सब्जेक्ट साइंस का जो पोर्शन बायोलॉजी स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, इट मीन्स शॉर्टकट डीएनए। ओके, देखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मीस्वर ने की। यह केवल केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका निर्माण डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट तथा नाइट्रोजिनस बेस से होता है। इसमें यूरेसिल का अभाव होता है, मतलब यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ओके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल की आणविक संरचना, ठीक है, जे.डी. वाटसन ने तथा H.R.C. क्रिक, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं इसको, ठीक है, शॉर्टकट में कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वो जो कि आप स्टडी करने जा रहे हैं, ने सन 1953 ईस्वी में की। डीएनए की रचना का मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके लिए वाटसन तथा क्रिक तथा विल्किंस को सम्मिलित रूप से 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अनुसार, देखिए, इन्होंने जो डीएनए की स्ट्रक्चर में बताया वो क्या बताया, पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को समझ लें, उसके बाद थ्योरी में चलेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखिए, इसका एक कोना जो होता है इसका नाम होता है 3', दूसरे को होता है 5'। जो 3' होता है वो 5' पर समाप्त होता है, जो 5' होता है वो 3 पर समाप्त होता है, ठीक है। तो एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ये बेस पेयर हैं। और एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉन। और एक क्षार से दूसरे क्षार के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। शुगर फास्फेट चेन अक्ष होता है, ये इसका एक्सिस होती है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। देखिए साहब, ठीक है, इन्होंने क्या कहा डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल ने, वाटसन एंड क्रिक। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल चक्राकार रचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ठीक है। ये क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण फास्फेट और शुगर के अनेक अणुओं के मिलने से होता है। थर्ड पॉइंट इज, एडेनिन तथा थाइमिन बेस के बीच में सदैव 2 हाइड्रोजन बंध पाए और ग्वाइनिन और साइटोसिन बेस के बीच में सदैव 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 लाइन्स हैं, ये वाली, ठीक है, इस 2 लाइन्स हैं। फोर्थ पॉइंट इज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बेस लंबी अक्षरेखा के सीधे कोणीय तल में लगे रहते हैं। नेक्स्ट इज, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से दुर्बल हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये बंध नाइट्रोजन बेस के जोड़ों के बीच में पाए जाते हैं। 6th पॉइंट इज, दोनों श्रृंखलाओं में एडेनिन के अणु थाइमिन से तथा ग्वाइनिन के अणु सदैव साइटोसिन से जुड़े रहते हैं। 7th पॉइंट इज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड अणु में बेस के डंडों की संख्या 100 से 10,000 लाख 2 लाख तक हो सकती है। 100 से 2 लाख तक हो सकती है। 2 बेस जोड़ों के बीच की दूरी 3.5 एंगस्ट्रॉन और पूरे एक मोड़ की लंबाई
34 एंगस्ट्रॉन होती है। इस प्रकार प्रत्येक मोड़ में 10 बेस जोड़े होते हैं। डीएनए के अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का महत्व निम्न प्रकार है। डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से उनके संतानों तक लेकर के जाना। डीएनए कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है, कंट्रोल करता है और संचालन। डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। डीएनए स्वयं अपने संश्लेषण को निर्देशित करता है, अपने आप के बनने को ही वो करता है। इसे प्राकृतिक अथवा अनुलिपिकरण कहते हैं। इसे प्रकृति अथवा अनुलिपिकरण कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक है डीएनए का द्विगुणन। डीएनए अणु से उसी प्रकार के डीएनए अणु के निर्माण को डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। यह एक अर्ध संरक्षी क्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप बनने वाले डीएनए अणु में एक सूत्र पुराना तथा दूसरा स्वयं निर्मित, मतलब अपने आप बनना होना होता है। डीएनए अणु के हाइड्रोजन बंधों के खुल जाने के कारण दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग होने लगती हैं। अलग होने वाले सिरे पर उभरे हुए न्यूक्लियोटाइड पर हाइड्रोजन बंधों की सहायता से पूरे न्यूक्लियोटाइड्स एडिनोसिन, थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन, ये डबल बॉन्ड है, जुड़ने लगते हैं। इस प्रकार दो पूरक श्रृंखलाएं बनकर एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु का निर्माण हो जाता है। ये एक दूसरे के बिल्कुल समान होती हैं। डीएनए द्विगुणन के कारण ही जीवों में लिंगी जनन संभव होता है। अगला टॉपिक है अनुलिपिकरण और अनुवादन। अनुलिपिकरण किसे कहते हैं, देखिए। अनुलिपिकरण, इस प्रक्रिया में डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। यह क्रिया आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में होती है। डीएनए के दोनों रज्जुकों में से केवल एक रज्जुक पर ही संदेशवाहक आरएनए का अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार रज्जुक एक फर्मे के समान कार्य करता है। प्रधान रज्जुक के क्षारक क्रमों के अनुसार आरएनए रज्जुक पर क्षारक आते हैं, परंतु एडेनिन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल क्षारक आएगा। ओके, एडेनिन नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा। मैसेंजर आरएनए केंद्रीय डीएनए खंड की एक प्रतिलेखित नकल के समान है। यह केंद्रक कला से बाहर निकलकर कोशाद्रव्य में राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सांचा बनाता है। अगला है अनुवादकरण, ट्रांसलेशन। देखिए इसको, संदेशवाहक आरएनए मैसेंजर आरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने की क्रिया को अनुवादकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एवं आरआरएनए, रेस्ट्रिकेटेड आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए अणु भाग लेते हैं। अनुवादकरण की क्रिया राइबोसोम पर होती है। संदेशवाहक आरएनए अणु पर उपस्थित तीनों क्षारकों का क्रम आनुवांशिक कोड कहलाता है। आनुवांशिक कोड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एमिनो अम्लों के क्रम का निर्माण करता है। स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए विशेष प्रकार के एमिनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से मैसेंजर आरएनए पर पहुंचाता है। अगला टॉपिक है हमारा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड में अंतर, डीएनए एंड आरएनए में अंतर।
इसका अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ सीढ़ी के समान होता है। इसके अणु में केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसके अणु में एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन नाइट्रोजन बेस होते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। यह आनुवांशिक सूचना वाहक का कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। डीएनए अपने ही समान डीएनए एवं आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए आरएनए में यह गुण नहीं पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए स्थायी होता है, आरएनए अस्थायी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका विभाजन। जीवधारियों के शरीर में वृद्धि होने के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, बहुत आवश्यक है यह क्रिया, ठीक है। ये नई कोशिकाएं पुरानी एवं मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन एवं प्रजनन हेतु युग्मक बनाती हैं। इन नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। जीवधारियों में कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, सूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। सूत्री कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस विभाजन में मात्र कोशिका से दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करती हैं। यह विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जंतुओं एवं पौधों में के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन प्रक्रिया के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं, संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं में एक अलग प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इस विभाजन में मात्र कोशिका की तुलना में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा इनमें एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। यहाँ तक के सिलेबस को आपको बहुत अच्छी तरीके से आने वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।